55,000 वोटों से आगे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में जो बीजेपी के नेतृत्व ने पूरी ताकत यहां पर झोंक रखी थी, संगठनात्मक गतिविधियां लगातार जारी थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी कमान संभाली हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया था। पूरी चुनावी व्यूह रचना थी, उस पर अब जनता की मोहर लगी है और आज जो फैसला आया वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और बड़ी बढ़त है। जो चंद्रभान पासवान है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इसे लेकर उत्साहित हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर जिला कार्यालय है वहां जश्न मना रहे हैं और सूर्य प्रताप शाही जो कि प्रभारी मंत्री वो भी मौजूद हैं। तमाम जो पार्टी पदाधिकारी मौजूद हैं। इस समय हम मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जहां पर काउंटिंग चल रही है हम वहीं पर मौजूद हैं। एक बार हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये काउंटिंग स्थल है और बस अंतिम राउंड की ही काउंटिंग शेष है। अभी कुछ देर में ही फैसला आ जाएगा और लेकिन जो अभी तक का आंकड़ा है उसमें जो चंद्रभान पासवान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो बड़े अंतर से जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब यह फाइनल हो गया है क्योंकि 55,000 से ज्यादा की लीड है। तो ऐसे में अब सिर्फ जो अंदर से सूचना है वो अंतिम चरण की ही काउंटिंग शेष बची है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मिल्कीपुर उपचुनाव में अब जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जल्द वो यहाँ पर भी पहुंचेंगे और अपना सर्टिफिकेट लेंगे आके। लेकिन जो ये जीत का अंतर है ये भी अपने आप में आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन रहेगा, खासकर मिल्कीपुर के इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतने बड़े अंतर से मिल्कीपुर की सीट को जीत रही है। जहां एक तरफ देखा जाए जाति जो समीकरण थे उनमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती थी। बीजेपी उस चुनौती से आगे निकलते हुए और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास के कामकाज थे और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिन एजेंडों से वो चुनावी मैदान में थी उस पर जनता की भी मुहर लगी। और जो चंद्रभान पासवान जिसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, चंद्रभान पासवान दरअसल अगर देखा जाए तो वो एक नए चेहरे थे। कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम करते रहे। उनको चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा और यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी के पक्ष में ही गया। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ सुथरे और एक कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में यानी कि टिकट वितरण में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सावधानी बरती और चंद्रभान पासवान जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर कार्यकर्ता थे उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। इसके अलावा जो चुनावी व्यूह रचना भारतीय जनता पार्टी ने की थी उस पर भी जनता की मुहर लगी। वही दूसरी जो सबसे अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की लोकसभा सीट हारी थी और मिल्कीपुर से जो विधायक थे वो अवधेश प्रसाद सांसद अयोध्या से हुए। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश थी कि मिल्कीपुर में ही बदला लिया जाए उस अयोध्या की हार का और बीजेपी ने उसके लिए पूरी तरीके से घेराबंदी की थी और मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब बड़े अंतर से आगे बढ़ रही है। जल्द ही फाइनल जो राउंड है उसकी गिनती पूरी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो बढ़त मानी जा रही है उसे अब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके सामने वो नहीं उसको पा सकते हैं। दरअसल अंतर काफी बड़ा है। बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए। कुल मिलाकर मिल्कीपुर से बड़ा अपडेट ये है कि चंद्रभानु पासवान एक बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं और केवल आखिरी राउंड की काउंटिंग वहां पर रह गई है। आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं। आनंद दुबे जी, दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे रहे, एजुकेशन, हेल्थ, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी कहती रही कि भाई हमने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सा काम हम करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र से जो है अड़ंगा आता है। कई जो है वो टेक्निकलिटीज उसने गिनवाई, राज्यपाल से टसल, ये बहुत कुछ जो था, एलजी से टसल, ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन अब यहां पर भाजपा की वापसी होती दिख रही है, तो अब काम तेजी से होंगे। दिल्ली के एजेंडे में क्या प्रमुख रहने वाला है? देखिए, पहले भी कोई समस्या नहीं, पहले भी केंद्र सरकार की सारी योजनाएं जैसे पूरे देश में लागू हो रही, उत्तर प्रदेश में लागू हो रही है, बाकी जगह लागू, वैसे ही दिल्ली के लिए भी जाती थी। लेकिन केजरीवाल जी इन योजनाओं को ठीक से लागू नहीं करते थे। उनको ये डर लगता था कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। इसी तरह जब वो अपना घर बनवा रहे थे तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे मेरा घर नहीं बनवाने दे रही है। लेकिन जब जनता का घर बनवाने की बात आती है, जनता के घर में सुविधा देने की बात आती है, जनता के लिए काम करने की बात आती थी, तो केजरीवाल जी कहते थे ना जी भाजपा हमें काम नहीं करने दे रही है, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। ये वो लोग थे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बहाना था जनता को गुमराह करने के लिए।
और जनता लगातार 10 साल से केजरीवाल के इस झूठ को सुन सुन के परेशान हो गई थी। केजरीवाल जी ने कहा यमुना की सफाई करेंगे, केंद्र ने तो कभी नहीं रोका कि आप यमुना मत साफ करिए। आपने क्यों नहीं साफ किया? दिल्ली की हवा साफ करेंगे, नहीं किया। इसी तरह उन्होंने कहा कि हम टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाएंगे और दिल्ली के घर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे। स्वच्छ पानी पहुंचाना तो छोड़ दीजिए, गंदा पानी लोगों के घर तक पहुंचने लगा। टैंकर माफिया का कब्जा हो गया। दिल्ली जल बोर्ड में 60,000 करोड़ का घोटाला हो गया। यमुना जी के नाम पे 8,500 करोड़ का घोटाला कर लिया। डीटीसी में कोई नई बस की खरीदारी नहीं की, जो बसें खरीदारी की उसमें घोटाला कर लिया। उसी तरह न सड़कें बनवाई, न कोई काम किया, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला और जनता को गुमराह किया। इसी वजह से जनता ने केजरीवाल जी को उनके पापों का हिसाब किया है। एक होता है चुनाव हरा देना, नहीं, यहाँ हराया नहीं है, यहाँ पर जनता ने केजरीवाल जी के पापों का हिसाब किया है। इसीलिए उनको हराया है, इसीलिए मनीष सिसोदिया को हराया है। उनकी आतिशी जो मुख्यमंत्री है वो भी हारने वाली है। और ये सारे लोग जो गैंग बना के दिल्ली की जनता को चूस रहे थे, उसका खून पी रहे थे, ऐसे लोगों का काम तमाम करने का काम दिल्ली की जनता ने किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी, जब नई सरकार शपथ लेगी, तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को स्वच्छ हवा, साफ यमुना, दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पीने का पानी, दिल्ली की साफ और सुंदर गलियां और दिल्ली में बाकी जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो केजरीवाल लागू नहीं होने देते थे, उन सभी योजनाओं को लागू करना, ये केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की प्राथमिकता होगी। और निश्चित रूप से जैसे डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है, उसी तरह से डबल इंजन की सरकार दिल्ली में दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए काम करेगी। बिल्कुल। और फिलहाल हम दिखा रहे हैं किस तरह बीजेपी खेमे में जीत का जश्न चल रहा है। प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है, वो फिलहाल उनके हाथ में आप देख सकते हैं भाजपा का झंडा है। कार्यकर्ताओं ने उनको गोद में उठा लिया है और जय श्री राम के पोस्टर बैनर लेकर सभी कार्यकर्ता इस वक्त उत्साहित दिख रहे हैं भाजपा सरकार बनाने की ओर नई दिल्ली में। और प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है, वो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराने के बाद कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो चरम पर पहुंच गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने गोद में उठा रखा है प्रवेश वर्मा को और वहां पर बीजेपी और जय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। तो दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रवेश वर्मा जो थोड़ी देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने कहा था कि जीत का एक क्रेडिट वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं, जिनके कारण आज 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात त्रिपाठी जी, अब चर्चा इस बात को लेकर है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। प्रवेश वर्मा इस सवाल को बड़ी चतुराई से टाल तो गए हैं, लेकिन नाम उनका भी लिया जा रहा है। कई सारे ऐसे नाम हैं, उनका भी नाम एक है। तौर पर प्रवेश वर्मा एक केजरीवाल को हरा के जीते हैं और इनके पिता जो साहिब सिंह वर्मा थे, एक समय दिल्ली की राजनीति मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा के इर्द गिर्द घूमती थी। और 27 साल बाद अगर ये भारतीय जनता पार्टी का सूखा खत्म हुआ है और आज अगर कमल खिला है, तो निश्चित तौर पे प्रवेश वर्मा जो है दावेदारी में नंबर 1 पे है विधायक दल से, क्योंकि वो विधायक है इस समय। अब देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में क्या करेगी ये मैं जानता हूं। उनकी जो राजनीति का जो एक पैटर्न है कि किस व्यक्ति को लेके आएगी, क्या साहिब सिंह वर्मा में दांव लगाएगी, क्योंकि उन्होंने साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री पद पे नहीं घोषित किया था। ये चुनाव मोदी की गुड गवर्नेंस में जीता, लेकिन साहिब सिंह वर्मा एक, अगर ये परिवारवाद का कहीं आरोप लगा कि पिता पुत्र, ये अगर बात आई तो कहीं प्रवेश वर्मा का नंबर नीचे हो जाएगा। लेकिन विधायकों में सबसे ज्यादा युवा और बड़े तेज तर्रार विधायक हैं, वो एक अच्छे नेता हैं। उनके पिताजी का भी बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा दिल्ली की राजनीति में, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने लोगों के काम किए। ऐसी स्थिति में केजरीवाल को हराना और उस सीट को जीतना
कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा का नंबर इस समय नंबर 1 है मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में क्या करेगी ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि जो वहां पे एक अब इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहां पे एक जश्न मनेगा, कमल की जीत हुई है, मिल्कीपुर चुनाव में जीत हुई है। मैं मिल्कीपुर में कहना चाहूंगा कि मिल्कीपुर चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक ओवर कॉन्फिडेंस में एक झूठ फैलाया और महाकुंभ से लेके और जिस तरीके से योगी पे एक झूठ का एक आक्रमण किया और जिस तरीके से एक उन्होंने जो प्रत्याशी था उसके ऊपर और आरोप लगने के बाद परिवार में टिकट दिया और उन्होंने ये बताया बढ़ चढ़ के कि भगवान राम को लाने वाले लोग जो हैं वो हार गए इस सीट को, तो वहां की जनता ने प्रायश्चित किया कि नहीं इस बार हम सुधार करेंगे और उन्होंने उस इनायत नगर से पोलिंग बूथ से भी हरा दिया, क्योंकि वो परिवारवाद का जो था कि क्या एक ही व्यक्ति था समाजवादी पार्टी के पास, जो व्यक्ति एक सांसद का बेटा है और आरोपी है, उसको अखिलेश यादव ने उतारा। तो अखिलेश का जो पीडीए का फार्मूला था 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, ये मिल्कीपुर संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के जो गुड गवर्नेंस, उनकी सुरक्षा कानून व्यवस्था और जो योगी आदित्यनाथ की जो काम करने की शैली है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि 2027 योगी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और योगी आदित्यनाथ के सामने क्या अखिलेश यादव का पीडीए, क्या अखिलेश यादव का ये 2 लड़कों का साथ या 2 लड़कों का साथ छूटेगा। और जो माइनॉरिटी वोट को लेके जो लगातार अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से वो प्रहार करते रहे और उन्होंने सनातन पे जिस तरीके से आक्षेप लगाया, सनातन पर जिस तरीके से प्रहार किया, तो वहां की जनता ने यह सोचा कि योगी आदित्यनाथ हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे और जो इन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा वो नैरेटिव में पार्लियामेंट की सीट अयोध्या की ले गए, लेकिन मिल्कीपुर नहीं बचा पाए। बिल्कुल प्रभात जी, ये बात तो रही मिल्कीपुर की, लेकिन दिल्ली में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप देखिए कि कांग्रेस अभी भी शून्य है और बहुत सी सीटें ऐसी रही जहां पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में 2000 कुछ वोटों का गैप था और उन सीटों पर कांग्रेस को अच्छे वोट मिले। तो कांग्रेस का अलग लड़ने का भी जो फैसला था वो भी गलत साबित हुआ आम आदमी पार्टी के लिए। साथ होते तो कितना फायदा हो सकता था। देखिए निश्चित तौर पे जब 2013 में यही शीला दीक्षित की कांग्रेस का पूरा वोट बैंक केजरीवाल अपने पास ले गए थे। हाँ। और केजरीवाल कांग्रेस लगातार 20% से लेके 4% पे आके टिक गई 2020 में। अब उनका जो वोट परसेंट 3-3.5% बढ़ा है, वही वोट परसेंट केजरीवाल का हार का कारण बना, क्योंकि जब वोट का ध्रुवीकरण होता है, वोट का बंटवारा होता है, त्रिकोणीय संघर्ष होता है, तो वहां जीत, अगर ये बाइपोलर होता, कांग्रेस ने कहीं चुनाव न लड़ा होता, लेकिन वो क्यों नहीं लड़ेगी, उसकी भी अपनी राजनीति है, उसको भी दिल्ली की सत्ता हथियानी है आने वाले समय में। तो ऐसी स्थिति में जो इंडिया ब्लॉक टूटा, वहां पे उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो माइक्रो मैनेजमेंट का जो बूथ लेवल का, देखिए माइक्रो मैनेजमेंट में सोशल, महिलाओं का एक एक सीटों पे जाके प्रत्याशियों का ये सारे जो चयन किया और जो कील काटे, जैसे कहा जाता है कि राजनीति में चाणक्य अमित शाह ने पूरी कमान संभाली इसकी। अमित शाह बाहर दिखाई नहीं दिए कि वो दिल्ली के चुनाव में बाहर आ रहे हैं, बाहर बयान दे रहे हैं, रैलियां करना एक वो स्टार प्रचारक है, लेकिन उन्होंने पूरी रणनीति बनाई और उस रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी ने एक एक सीट पे काम किया है कि जहां मुस्लिम सीटें, जहां सामाजिक समीकरण है, जहां जातिगत समीकरण है, वहां पे किस तरीके से कैसे युवा को वोट सीट चुनाव लड़वाना है, कहां कहां वरिष्ठ लोगों को साथ में लेना है। तो ये जो पूरा माइक्रो मैनेजमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो निश्चित तौर पे वो सफल हो गए और कमल खिला है। आज देश की राजनीति में जो एक नया परसेप्शन खड़ा हुआ है कि आप जो कहें वो करें, जनता उसका हिसाब लेती है। 10 साल बाद केजरीवाल से हिसाब ले लिया गया है आज दिल्ली की जनता ने। बिल्कुल, ये राजनीति है, यहाँ जितनी तेजी से ग्राफ ऊपर जाता है, जनता सराखों पर बैठाती है और उतनी ही तेजी से सिंहासन से वापस भी खींच लाती है। आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आनंद दुबे जी, दिल्ली में 3 फैक्टर्स को बहुत अहम माना जा रहा है, महिला, मुस्लिम वोटर और मिडिल क्लास। क्या लग रहा है किसने कितना साथ दिया? देखिए, 2/3 सीट से ज्यादा ही हमारी इस समय दिख रही है। निश्चित रूप से अगर इतनी बड़ी जीत है तो इसे हम अलग अलग हिस्सों में नहीं देख सकते, इसे हम बांट नहीं सकते। जी, ये सबने दिया,
क्योंकि इतनी बड़ी जीत बिना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के बिना नहीं हो सकती। तो सबने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो पिछड़ा को, अगड़ा को, गरीब को, अमीर को, महिला को, युवा